हेलो एवरीवन, मैं हूं गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूरोपीय किस तरीके से भारत में आते हैं। ठीक है, तो भारत का व्यापार सबसे पहले तो यूनानियों और रोमनों के साथ लगभग 2 सहस्त्राब्दियों पहले से चलता आ रहा था। सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल का टाइम पीरियड, तो 2 सहस्त्राब्दी का मतलब है कि 2000 साल पहले से इन लोगों के साथ में भारत का व्यापार चल रहा था। ये हैं कौन? यूनानी और रोमन। तो ये ग्रीस और रोमन एम्पायर के लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूरोप का मैप आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये जो कंट्री है ये ग्रीस है। ठीक है, और उस समय पर जो है वो रोमन एम्पायर हुआ करता था, वो लगभग इस एरिया में फैला हुआ था। ये जो पूरा मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ये वाला पूरा एरिया हुआ करता था रोमन एम्पायर। ठीक है, काफ़ी बड़ा एम्पायर था ये। तो इसके साथ में जो है वो भारत का व्यापार चलता रहता था। 2000 सालों पहले तक से ये व्यापार पहले से चल रहा था। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो भारत की कौन कौन सी वस्तुएं थी? मसाले थे, कपास यानी कि कॉटन, हाथी दांत, हाथी का जो दांत होता है उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती थी यूरोप में। रत्न मतलब जो महंगे महंगे पत्थर होते हैं, कीमती पत्थर, वो चंदन। ठीक है, चंदन की लकड़ी आपने सुनी होगी। सागवान की लकड़ी, सागवान भी एक पेड़ होता है तो उसकी लकड़ी। वुड्स स्टील, वुड्स स्टील जो है उसको आप यहाँ पे गोला करके साइड में लिख लो। वुड्स स्टील क्या है? भारत का खुद का स्टील होता था ये, और काफ़ी मजबूत स्टील होता था जिससे तलवारें जो है वो बनाई जाती थी। ठीक है, इसीलिए वुड्स स्टील की भी डिमांड रहती थी। और अन्य वस्तुओं की भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मांग थी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर जो आपको ये समुद्र देखने को मिल रहा है, ये वाला जो समुद्र है, ठीक है, ये स्काई ब्लू कलर में, तो इसका नाम है तुम्हारा मेडिटेरेनियन सी, या भूमध्य सागर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है मेडिटेरेनियन सी। तो इसके आसपास में ये जो भी कंट्री हैं, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है वो भारत की वस्तुओं की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती थी। क्लियर हुआ? 16वीं शताब्दी तक जब यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर नौ परिवहन प्रारंभ किया। नौ परिवहन मतलब ये लोग समुद्र के रास्ते से भारत आ रहे हैं ना। पहले तो ज़मीन के रास्ते से व्यापार होता ही था, लेकिन वो ज़मीन का रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था, कुछ लोगों ने उसको ब्लॉक कर दिया, तो फिर इन्होंने समुद्र का रास्ता ढूंढा। तो नौ परिवहन जब ये लोग शुरू कर रहे हैं यूरोपीय शक्तियाँ, और यूरोपीय का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें पुर्तगाली भी हैं, अंग्रेज़ भी हैं, डच भी हैं, फ्रांसीसी भी हैं, डेनिश भी हैं, सभी लोग मिलाकर एक ही इकट्ठा बोल दिया है। ठीक है, आप अंग्रेज़ों से इसको कन्फ्यूज़ मत करना, ठीक है ना। तो इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ जो है वो आने की कोशिश करी। उपमहाद्वीप है यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये पूरा का पूरा रीजन जो था ये उपमहाद्वीप का पार्ट था। ठीक है, क्योंकि पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश ये अलग अलग कंट्री थी नहीं, ये सब भारत का हिस्सा थे। ठीक है, तो तब भारत एक सशक्त यानी कि एक पावरफुल और एक समृद्ध, काफ़ी रिच जो था, वो आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र था। आर्थिक केंद्र मतलब व्यापार और धन का एक बड़ा केंद्र था, पैसा काफ़ी था भारत में। और सांस्कृतिक केंद्र था मतलब यहाँ पे कला का विकास हो रहा था, शिक्षा का विकास, कल्चर का विकास हो रहा था। ठीक है, हमने चैप्टर 2 में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे, काफ़ी सारे मंदिर के एग्जाम्पल देखे, चैप्टर 3 में भी हमने देखे, एक हमने तंजावुर पेंटिंग देखी। तो ये सब संस्कृति का ही पार्ट है, कला का पार्ट है, इन सब का विकास हो रहा था भारत में। ठीक है ना। तो उस समय पर जब ये लोग भारत में आ रहे हैं, तब भारत एक शक्तिशाली, एक समृद्ध देश है। ठीक है, कब? 16वीं शताब्दी तक। इतिहासकारों, विशेषतया अर्थशास्त्री एंग्स मेडिसन ये बोलते हैं। अर्थशास्त्री कौन होते हैं? जो अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होती है भाई? अर्थव्यवस्था है कि किसी देश में पैसे जो हैं वो किस तरीके से कमाए जा रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन यानी कि वस्तुएं किस तरीके से बनाई जा रही हैं, व्यापार कैसे चल रहा है, ये सब जो होता है ये सब अर्थव्यवस्था का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं खेती, ये भी अर्थव्यवस्था में ही आएगी। उद्योग हैं, ये भी उसी का पार्ट है। व्यापार हो रहा है, रोजगार है, बैंकिंग सिस्टम है, आयात निर्यात हो रहे हैं दूसरे देशों के साथ में, ये सब अर्थव्यवस्था का पार्ट हैं। और जो इस अर्थव्यवस्था की स्टडी करता है वही होता है अर्थशास्त्री। ठीक है,
तो यहाँ पे एक अर्थशास्त्री का नाम है एंग्स मैडिसन, ये आपको नाम याद रखना है। क्या याद रखना है इनके बारे में? इनका जो डेटा है, इन्होंने क्या आकलन किया, क्या एस्टिमेट दिए इन्होंने कि इस संपूर्ण काल में, ये वाला जो समय था यूरोपियों के आने से पहले या जब यूरोपीय शुरुआत में आते हैं, तो उस समय पर भारत का जो योगदान था विश्व के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, उसमें कम से कम 1/4 था। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको ये जीडीपी समझा दूं ये क्या होती है। तो सकल घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम, सकल से हो जाता है ग्रॉस, घरेलू से हो जाता है डोमेस्टिक, और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब सकल का मतलब होता है टोटल, कितना उत्पादन किया जा रहा है। घरेलू मतलब देश की सीमाओं के अंदर, जैसे कि भारत की जो सीमाएं हैं, ठीक है, आज के समय पर इस तरीके से हमारा भारत हमें जो है वो देखने को मिल जाएगा। मैप थोड़ा सा गड़बड़ बना है क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाना पड़ रहा है ना, तो इस वजह से। तो जैसे ये भारत की सीमाएं हैं, तो इस सीमा के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है या जो भी उत्पादन होगा वो हम उसको घरेलू बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। घरेलू मतलब घर घर की बात नहीं है, भारत की सीमाओं के अंदर की बात हो रही है, और उत्पाद मतलब जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्लियर हुआ। अब सकल घरेलू उत्पाद मतलब टोटल जो पूरे देश की सीमा के अंदर जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है वही जीडीपी है। तो किसी देश, या इस प्रसंग में ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें हम संपूर्ण विश्व की बात करें, ठीक है, या तो हम देश के लेवल पर जीडीपी को काउंट कर सकते हैं या पूरे विश्व के लेवल पर, ठीक है ना। तो एक देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित मतलब एक साल में जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जैसे कार बनाई जा रही हैं, टूथपेस्ट बनाया जा रहा है, इसका उत्पादन हो रहा है, ठीक है, चेयर बनाई जाती है, टेबल बनाई जाती है, मोबाइल बनाए जाते हैं, पेंसिल पेन जो भी चीज़ें हैं वो सब वस्तुएं हैं, इनका उत्पादन हो रहा है। सेवाएं जो हैं वो दी जा रही हैं, जैसे डॉक्टर्स अपनी सेवा देते हैं, लॉयर्स अपनी सेवा देते हैं, ठीक है, ये कोई वस्तु का तो उत्पादन कर नहीं रहे हैं, ये अपनी सर्विस दे रहे हैं। टीचर्स अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है ना। बैंकिंग जब होती है, बैंक में जब आप जाते हो तो वो लोग अपनी सर्विस देते हैं, अपनी सेवा देते हैं। तो उन सब के मूल्यों की बात हो रही है। इन सभी का हम पैसे को जोड़कर जो निकालते हैं वो होता है सकल घरेलू उत्पाद। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे भारत में एक साल में जो है वो गेहूं पैदा हुआ टोटल 500 करोड़ रुपए का, ठीक है। हम यहाँ पे क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं कि कितना गेहूं पैदा हुआ, नहीं, हम पैसे को गिन रहे हैं कि कितने रुपए का पैदा हुआ, ठीक है। तो ये गेहूं इतने रुपए का पैदा हुआ, मोबाइल बने 800 करोड़ रुपए के, और कार्स बनी 1000 करोड़ रुपए की, ठीक है, यहाँ पे CR और लगा दूँ तो ये 1000 की हो गई कार। डॉक्टरों ने जो इलाज किया, जो अपनी सेवा दी, वो उन्होंने टोटल 400 करोड़ रुपए की दी। ये पूरी एक साल की है, ठीक है, 1 ईयर में जो भी हो रहा है। स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है वो हुई तुम्हारी 300 करोड़ रुपए की, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी को जब हम टोटल करेंगे तो टोटल करके तुम्हारा 3000 करोड़ रुपए बनेंगे, ठीक है। तो क्या मतलब है कि ये जो 3000 करोड़ रुपए जो निकल के आए, ये ही भारत की उस साल की जीडीपी हो जाएगी, ठीक है। ये जो हमने गिना है जिस साल में, फॉर एग्जाम्पल मान लो 2026 से 2027 के लिए गिना है, तो उसकी जीडीपी ये निकल के आएगी, ठीक है। टोटल वस्तुओं और सेवाओं के जो भी मूल्य हैं उनको हम गिनते हैं जीडीपी में। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये इकोनॉमी का यानी कि अर्थशास्त्र का एक कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी हम उसको बोलते हैं। तो ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट हुआ। अब यही पूरे विश्व की जीडीपी की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब पूरे विश्व में एक साल में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं जो बनाई जा रही हैं वो सब विश्व की जीडीपी हो गई, ठीक है। तो विश्व की जीडीपी में ही भारत का योगदान कितना था? कम से कम 1/4 था। 1/4 का क्या मतलब है? 25%, ठीक है। क्योंकि 25% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 25/100 करोगे तो 25 चौका 100 होते हैं, मतलब 1/4 निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो 1/4 भी याद रखो, 25 भी याद रखो, एक ही बात है। तो इंडिया का टोटल योगदान कितना था? 25% था। ये चीज़ बताई किसने? ये चीज़ अर्थशास्त्री एंग्स मैडिसन और बाकी सारे इतिहासकारों ने बताई। बाकियों का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसीलिए आपको एंग्स मैडिसन का नाम याद रखना है, ठीक है। जब आप अपना आंसर लिखोगे तो उसमें आप ये फैक्ट डाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि भारत का योगदान विश्व की जीडीपी में कम से कम 1/4 था, लगभग 16वीं शताब्दी तक, ठीक है ना।
जिससे यह चीन के साथ विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। उस समय पर भारत और चाइना ये 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थे, ठीक है, और चीन का योगदान भी समान स्तर का ही था, उस समय पर लगभग 25% का था। तो दोनों मिलकर विश्व की जीडीपी का लगभग 50% योगदान रखते थे, ठीक है। तो जब ये यूरोपीय भारत आते थे तो ये कुछ अपने मेंशन करते थे, उल्लेख करते थे भारत के बारे में कि 16वीं शताब्दी से अनेक यूरोपीय यात्री भारत को समृद्धशाली बताते थे, ठीक है। जब ये भारत आने लगे तो ये बता रहे हैं भारत काफ़ी समृद्धशाली है, काफ़ी पैसा है इसमें, और भारत की विनिर्माण क्षमताओं के बारे में बताते हैं। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो की जाती है, यानी कि कोई भी जो कच्चा माल है उसको प्रोसेस करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसान ने कपास यानी कि कॉटन उगाया, ठीक है, अब वो कॉटन फैक्ट्रीज में जाएगा, फैक्ट्री से धागे बनेंगे, धागे से कपड़ा बनेगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ रॉ मटेरियल, कच्चे माल से कोई नया सामान बना दिया गया फैक्ट्री में, तो वो विनिर्माण होता है। तो भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बताया इन्होंने कि काफ़ी अच्छी क्षमताएं हैं। विविध कृषि उत्पाद के बारे में ये बता रहे हैं, जैसे कि अलग अलग कृषि उत्पाद में क्या एग्जाम्पल हो सकता है, चावल, गेहूं, कॉटन, गन्ना, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग, इन सभी के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। और भी कई सारे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर व्यापक आंतरिक एवं बाह्य व्यापारिक संजालों का वर्णन करते थे, मतलब भारत के अंदर अंदर भी व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार का मतलब है भारत के अंदर जो व्यापार हो रहा है, और बाह्य व्यापार का मतलब है दूसरे देशों के साथ में जो व्यापार हो रहा है। तो जो जाल थे, संजाल मतलब वही जो नेटवर्क बना हुआ है, उसका भी इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। तथापि इसी आर्थिक संपन्नता ने भारत को यूरोपीय औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाया कि भारत में ये जो इतना पैसा है, इसी वजह से ये इन यूरोपियन ने क्या सोचा कि हम भारत को अपना उपनिवेश बना ले रहे हैं। तो भारत की आर्थिक संपन्नता उसके लिए भारी पड़ जाती है फिर यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रथम औपनिवेशिक प्रयासों का अवलोकन करेंगे, मतलब पहले कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं उनके बारे में देखेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है आपको याद रखने के लिए कि पहले कौन आया फिर उसके बाद में कौन आया, ठीक है। तो एक काफ़ी मज़ेदार है ये लाइन पूरी कि पप्पू ने डांस किया, अंग्रेज़ों ने देखा और फ्रेंच ने ताली बजाई, ठीक है। पप्पू से क्या हो जाएगा, पप्पू से पा है यानी कि पुर्तगाली है, और डांस में तुम्हारा डच आ जाएंगे। अंग्रेज़ों से तो अंग्रेज़ है ही हैं, देखा से डेनिश हो जाएगा, है ना, देखा दा या डा एक तरीके से आप इसको इमेजिन कर लेना, डेनिश हो गए। और फिर फ्रेंच आते हैं यानी कि फ्रांसीसी, ठीक है। ये इनके आने का क्रम है। भारत में पहले कौन आया, पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ के बाद डेनिश आए, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। तो आपको नॉर्मली याद हो जाए तो आप नॉर्मली याद कर लो, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेनिश, फ्रांसीसी, या फिर आप इस कोट से भी याद रख सकते हो कि पप्पू ने डांस किया, उस डांस को फिर अंग्रेज़ों ने देखा और फिर फ्रेंच ने ताली बजाई, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा क्रम पूरा रेडी हो जाता है। अब देखो सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाली के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाली व्यापार एवं उत्पीड़न, मतलब इन्होंने व्यापार किया तो किया, उत्पीड़न भी किया, काफ़ी सारे अत्याचार किए। तो सबसे पहले वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली अन्वेषक और नौ संचालक था। अन्वेषक मतलब एक्सप्लोरर, यानी कि जो नई नई जगहों को, नए नए समुद्री रास्तों को खोजने का काम करता है, ठीक है, वो अन्वेषक हो गया। नौ संचालक मतलब वही जहाज चलाने वाला, ठीक है ना। तो ये नौ संचालक था और आता है ये भारत में मई 1498 में, और कप्पड़ तट पे पहुंचता है केरला में कोझिकोडे के समीप, ठीक है। यहाँ पे जो कोझिकोडे आपको देखने को मिलेगा, ये केरला का मैप है, ठीक है। यहाँ पे कालीकट है, कालीकट का ही आज का नाम है कोझिकोडे, ठीक है। और इसी के ही पास में ये जो तट है, ये जो समुद्र का तट है ना, यहाँ पे ज़मीन है क्योंकि समुद्र के किनारे, तो इसी को ही कोप्पड़ तट बोला जाता है, यहीं पे ही ये आया। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से बने कि वास्को डी गामा कहाँ पे आया, तो या तो वहाँ पे कप्पड़ तट दिया होगा, कप्पड़ तट आया तो सही होगा, या कोझिकोडे आया तो भी सही होगा, ठीक है, या फिर
कालीकट अगर आता है तो वो भी सही होगा। तीनों नाम आ सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पहुंचकर वो भारत में यूरोपीय उपनिवेशीकरण का मार्ग उसने प्रशस्त किया, क्योंकि इसके आने के बाद अब रास्ता तो मिल गया है कि किस तरीके से भारत जाया जाएगा। तो धीरे धीरे और जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो भी भारत आने लगती हैं और धीरे धीरे करके उपनिवेशीकरण शुरू होने लगता है भारत में, ठीक है। तो यद्यपि उसका स्वागत भली भांति हुआ, मतलब वो जब कालीकट पहुंचा था, कोझिकोडे पहुंचा था, तो वहाँ के राजा ने उसका अच्छी तरीके से स्वागत किया था, लेकिन उसके आक्रामक आचरण के कारण वहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनसे सौहार्दपूर्ण यानी कि फ्रेंडशिप वाले संबंध अच्छी तरीके से स्थापित नहीं हो सके, क्योंकि उसका जो आचरण है वो बदलने लगा, आक्रामक हो गया, लालची हो गए ये लोग और लोगों पे आक्रमण वगैरह करने लगे। तो इस वजह से वहाँ के राजाओं ने इनको भगाने का काम किया फिर, ठीक है। फिर 4 साल बाद में ये फिर से आता है, दूसरी यात्रा करता है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। 1498 में वास्को डी गामा जो है वो कालीकट आता है, ठीक है, कालीकट या कोझिकोडे या कोप्पड़ तट। और इसके बाद में 4 साल बाद फिर वो 1502 में दोबारा आता है, सेकेंड टाइम आता है वास्को डी गामा, ठीक है। और इस समय पर क्या होता है, उसने भारतीय व्यापारियों को बंदी बनाकर उनको यातनाएं देना शुरू करी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उनको देता था। ये सारे काम अब ये करने लगा, उन्हें मारने लगा और समुद्र से कालीकट पर बमबारी की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कालीकट है इधर साइड में, यहाँ समुद्र में ये आकर बैठा हुआ है अपने जहाज़ पर और यहीं से ही कालीकट पे जो है वो बम वगैरह फेंक रहा है, ये काम ये कर रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा, जो बाद में भारत में उनके उपनिवेश की राजधानी बना, तो उस पर कब्जा किया। तो अब यहाँ पे जब हम अपनी टाइमलाइन बनाएंगे तो सबसे पहले 1498 की बना ली, ये आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगी, ठीक है, और इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो 1502 के बाद अब यहाँ पे घटना है 1510 की, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि गोवा पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट में लिख दिया, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। और ये जो गोवा था ये बाद में इनकी पुर्तगालियों की राजधानी बनता है, यहीं से ये लोग शासन वगैरह चलाते हैं, ठीक है। तो गोवा के साथ साथ इन्होंने मालाबार और कोरोमंडल तट पर कई सारे व्यापारिक केंद्रों पर जो आधिपत्य है वो स्थापित किया। मतलब ये तट कहाँ पे हैं, जो कोरोमंडल तट है और जो मालाबार तट है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत की ये पूरी की पूरी कोस्ट लाइन है, मतलब ये समुद्र का तट है भारत का, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग जगहों को हमने अलग अलग नाम दिए हैं। तो ये केरला वाला जो पूरा तट है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट या मालाबार तट, ठीक है। और ये तमिलनाडु से लेकर ये लगभग आधे आंध्र प्रदेश तक जो है ये वाला जो तट है इतना बड़ा, इसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं या कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो इन्हीं की अलग अलग जगहों पर जो है इन पुर्तगालियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब उन जगहों का यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आपको उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया और जो बाद में जाकर इनकी राजधानी बनी, ठीक है, ये अभी नहीं बनी है, 1510 में राजधानी नहीं बनी है, बाद में जाके बनेगी। और साथ ही साथ इन्होंने मालाबार और कोरोमंडल तट पर जो काफ़ी सारे व्यापारिक केंद्र थे उन पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। क्लियर हुई ये बात आपको। इसके बाद पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था लागू की, इसको हम कार्टेज व्यवस्था बोलते हैं। कार्टेज मतलब अनुज्ञा पत्र। अनुज्ञा पत्र यानी कि अनुमति पत्र होता था, एक पास होता था जो कि इन पुर्तगालियों से खरीदना पड़ता था, ठीक है। इस कार्टेज में क्या होता था, इस तरीके से इसकी इंग्लिश स्पेलिंग है, ये भी साथ के साथ लिख लिया करो वहीं ऊपर ही, क्योंकि इससे समझने में थोड़ी सी आसानी होगी आपको, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अरब सागर में संचरण करने वाली जो भी नौकाएं हैं, जो भी नावें हैं, उनको पुर्तगालियों से नौवहन की अनुमति ग्रहण करनी पड़ती थी, ठीक है। इधर जो है आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो भी जहाज़ आ रहा है, यहाँ से जो भी जहाज़ जा रहा है, उनको आने जाने के लिए पुर्तगालियों से एक पास खरीदना पड़ेगा, एक अनुमति पत्र खरीदना पड़ेगा कि हम यहाँ से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ थी कार्ताज सिस्टम।
और जिन नौकाओं के पास ये अनुमति पत्र नहीं होता था उन्हें तो जब्त कर लिया जाता था, लूट लिया जाता था, सारा का सारा उनका सामान जो है वो ले लिया जाता था। ठीक है, तो इस समुद्री प्रभुत्व के माध्यम से, क्योंकि अरबियन सी जो है, जो अरब सागर है, वो समुद्र वाला एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये लोग अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेंस जमा कर बैठे हैं कि अगर इनसे पास नहीं लिया पुर्तगालियों से तो किसी भी जहाज़ को लूटा भी जा सकता है। ठीक है, उनके जहाज़ को जब्त भी कराया जा सकता है। तो इनका समुद्री प्रभाव हुआ उस एरिया में। तो इसी के थ्रू इन्होंने, पुर्तगालियों ने, भारत और यूरोप के मध्य जो मसालों का व्यापार चल रहा था, जो समुद्री मार्ग से जो चल रहा था, उस पर लगभग 1 शताब्दी यानी कि लगभग 100 सालों तक एकाधिकार स्थापित कर लिया। एकाधिकार मतलब एक का ही अधिकार जब हो जाता है किसी चीज़ पर, वो एकाधिकार है। ठीक है, कोई और मार्केट में नहीं होता। जैसे यहाँ पे पुर्तगालियों ने अरब सागर पर अपना डोमिनेंस जमाया और किसी को भी उतनी पावरफुल शक्ति नहीं बनने दिया, तो मजबूरन इनसे पास खरीदना ही पड़ेगा अगर अपने जहाज़ को बचाना है तो ये इनका अकेले का अधिकार हो गया समुद्री वाले एरिया पे। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा छोटा एग्जाम्पल दूँ तो जैसे हमारे देश में चीनी बनाने का अधिकार सिर्फ एक ही कंपनी के पास है। ठीक है, सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि चीनी बनाती है। अब वो चीनी बनाएगी, चीनी को बेचेगी। ठीक है, और कोई दूसरी कंपनी चीनी बना ही नहीं सकती, कोई और कंपनी या फिर चीनी बनाती ही नहीं है। तो एक अकेली जो कंपनी चीनी बना रही है वो अपनी मर्जी से कीमतें डिसाइड करेगी, है ना। वही होता है एकाधिकार, कि उस इंसान के अलावा, उस कंपनी के अलावा कोई और मार्केट में होता ही नहीं है उस चीज़ को बेचने वाला। ठीक है, तो वही चीज़ इन पुर्तगालियों ने भी की कि इन्होंने समुद्री प्रभुत्व के माध्यम से अपना एकाधिकार जमा कर रखा। किस पर? मसालों के व्यापार पर, जो कि भारत और यूरोप के बीच में होता था, क्योंकि ये इस रास्ते से होता था ना, अरेबियन सी से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ इस तरीके से अफ्रीका से जाएगा, फिर यहाँ पे यूरोप में पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग अपना प्रभुत्व जमा कर बैठे हुए हैं, नहीं जाने देंगे हम जहाज़ को, हमें तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, पहले पास खरीदना पड़ेगा तभी जा पाओगे। तो इसीलिए इनका यहाँ पे एकाधिकार होने लगा। समझ गए एकाधिकार को। ठीक है, फिर भारत में पुर्तगालियों की उपस्थिति वाणिज्यिक शोषण के साथ साथ धार्मिक उत्पीड़न से भी जानी जाती है। वाणिज्यिक शोषण मतलब व्यापार से रिलेटेड जो इन्होंने शोषण किया। ठीक है, और धार्मिक उत्पीड़न भी इन्होंने किया, मतलब धर्म की वजह से लोगों पर ये अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि गोवा में इन्होंने 1560 में धर्म न्यायाधिकरण की स्थापना की। अब यहाँ पे जो हम बना रहे थे अपने शॉर्ट नोट्स, यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड करोगे पुर्तगालियों में, कि 1560 में अब गोवा में क्या होता है, धर्म न्यायाधिकरण की स्थापना हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लो, धर्म न्यायाधिकरण। तो ये धर्म न्यायाधिकरण क्या होता था, अब हम इसको समझेंगे। ठीक है, या आप इस तरीके से बना सकते हो, इससे आपको जो है वो लर्न करने में, याद करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि एक चित्र के रूप में ये हमारे सामने बन जाता है ना। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आया, फिर 1502 में ये दूसरी बार आया, ये एरो हमें वास्को डी गामा की बात बता रहा है। फिर 1510 में गोवा पर कब्जा किया पुर्तगालियों ने, और बाद में जाकर गोवा राजधानी बन जाती है। फिर 1560 में जो है वो गोवा में धर्म न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। तो क्लियर हुआ ना, ये पूरा एक तरीके से पुर्तगालियों से रिलेटेड अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारा आंसर रेडी है ना, शॉर्ट नोट्स में रेडी है। इसी से ही हम लाइन बाय लाइन बनाकर लिखते चले जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था उसी तरीके से। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, काफ़ी काम आते हैं हमारे एग्जाम टाइम पे भी। तो धर्म न्यायाधिकरण क्या है, अब उसको हम समझ लेते हैं। इसको हम इंक्विजिशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यह रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा स्थापित एक विशेष न्यायाधिकरण था। रोमन कैथोलिक चर्च क्या है, ये रोमन जो वर्ड है वो वही जो इटली में जो रोम नाम की जगह है, वापस मैप में देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसे देखने से थोड़ा याद नहीं होता। तो ये इटली कंट्री है यहाँ पे। ठीक है, इटली में यहाँ पर जो है वो रोम लोकेटेड है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोमन अम्पायर इस पूरे एरिया में फैला हुआ था, तो उसी समय पर जो है वो कैथोलिक चर्च वगैरह बनाई गई। तो ईसाई धर्म की एक चर्च होती है कैथोलिक चर्च। ठीक है, अब यहाँ पर जो चर्च लोकेटेड है उसने ये फैसला किया कि यहाँ पे भारत में जो गोवा नाम की जगह है ना, क्योंकि गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में आ चुकी है, तो वहाँ पर जो है वो अब कैथोलिक चर्च ने ये बताया कि एक न्यायाधिकरण की स्थापना करो। न्यायाधिकरण मतलब एक कोर्ट टाइप से। ठीक है, एक अदालत, धार्मिक अदालत है ये। इसका काम क्या होगा ये आपको याद रखना है कि जो विधर्मी ईसाई हैं, विधर्मी मतलब
ऐसे लोग जो कि चर्च की बातों को नहीं मानेंगे, चर्च अगर कोई फैसला सुना रही है तो उसके खिलाफ अपना मत या अपने विचार वो लोग रखते हैं, तो वो विधर्मी हैं। तो ऐसे विधर्मी ईसाइयों पर निर्णय लेना था जिन पर चर्च की मान्यताओं के विरुद्ध अपने मत रखने का संदेह होता था, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो जो लोग चर्च के खिलाफ बोलेंगे तो उनके खिलाफ फिर कार्यवाही की जाएगी। ये इनकी मनमानी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो लगभग 600 सालों तक पूरे के पूरे यूरोप में हजारों विधर्मियों को कठोर यंत्रणाओं के साथ मृत्यु दंड भी दिया गया, उन्हें यातनाएं भी दी गई, उन्हें कष्ट दिए गए, ठीक है, सजा दी गई उन्हें, और उन्हें मारा भी गया, मृत्यु दंड भी दिया गया। ठीक है, और ये जो 600 साल हैं ये लगभग है तुम्हारे 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का समय, और उसके बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म की जाने लगी कि ये लोगों को जो है वो इस तरीके से दंड वगैरह देना ये ख़त्म किया जाने लगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि धर्म न्यायाधिकरण क्या था, और गोवा में ये 1560 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उन हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों, यहूदी भी एक धर्म होता है, ईसाई जो धर्मांतरित थे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अलग अलग लोगों की बात हो रही है, लेकिन ये लाइन ये बोलना चाह रही है कि जो हिंदू थे पहले उनको ईसाई धर्म में जो है वो परिवर्तित किया गया, मुसलमान जो भी ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए थे, जो यहूदी थे वो ईसाई धर्म में जो परिवर्तित हुए थे, उन सभी को कठोर दंड दिए जाते थे। कब? अगर उनको अपने मूल धर्म का पालन करते पाया जाता था। मतलब जैसे कोई हिंदू जो है वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ तो वो जो है वो छुप छुप कर कभी दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है या होली मना रहा है या फिर पूजा कर रहा है। मुसलमान जो ईसाई बना हुआ है वो नमाज पढ़ रहा है। इस तरीके से अगर पाया जाता था तो फिर उन लोगों को सज़ा दी जाती थी इसी धर्म न्यायाधिकरण में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक शिलापट्ट देखने को मिलेगी। शिलापट्ट मतलब शिला क्या होता है? पत्थर होता है। तो पत्थर पर एक छोटी सी, या हम बोल सकते हैं पत्थर की छोटी सी पट्टी आपको ये देखने को मिलेगी, और इसमें मेंशन किया गया है कि वास्को डी गामा यहाँ पर उतरा था। कहाँ पर? कप्पड़डवू में। कप्पड़डवू वही कप्पड़ जो कोस्ट है, ठीक है, कप्पड़ तट जो है, और 1498 में, तो 1498 में कोझिकोडे में वास्को डी गामा के आगमन को दर्शाता हुआ शिलापट्ट ये है, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद है ऐसे अत्याचारों के साथ साथ जो अत्याचार वहाँ पे किए जा रहे थे धार्मिक न्यायाधिकरण के माध्यम से, उसके साथ साथ बलात् धर्मांतरण भी हो रहा था। बलात् यानी कि ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, ठीक है, धर्म में परिवर्तन भी करवाया जा रहा था अपने ईसाई धर्म में, और कई सारे हिंदू मंदिरों का विध्वंस यानी कि उन्हें तोड़ा भी गया था, और मूल निवासियों के साथ अलग अलग प्रकार की क्रूरताएँ की गई, उनके साथ में बहुत ज़्यादा निर्दयी व्यवहार किया गया, उन्हें मारा गया। ठीक है, और फिर जो है वो गोवा धर्म न्यायाधिकरण को 1812 में जाकर समाप्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो 1560 में एस्टेब्लिश हुआ और 1812 तक चला, ये समय रहा धर्म न्यायाधिकरण का। ठीक है, तो ये इनके अत्याचारों की कहानी रही कि ज़बरदस्ती अपने धर्म में परिवर्तन करवा रहे हैं ये। ठीक है, तो इनमें और जो मुसलमान लोगों ने जिन्होंने भी तलवारों के दम पर अपने धर्म बनवाए थे, उनमें फ़र्क ही क्या रह गया। और ये लोग ये बोलते हैं कि हमें सभ्य बनाने के लिए आए थे। ठीक है, तो ये लोग उनसे भी ज़्यादा बदतर थे। वो कम से कम इतना सारा लूट के तो नहीं ले गए। भारत तब भी सोने की चिड़िया था, तब भी भारत समृद्ध था, तब भी भारत में घर घर उद्योग थे, कोई भी बेरोजगार नहीं था, लेकिन इन लोगों ने आकर सब तहस नहस कर दिया भारत में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ शताब्दियों पूर्व, मतलब वास्को डी गामा के भारत आने से कुछ 100 सालों पहले की बात हो रही है, जो वर्तमान दक्षिण कर्नाटक है, वहाँ पर एक बंदरगाह नगर था। बंदरगाह मतलब पोर्ट, यानी कि समुद्र के किनारे लोकेटेड होता है, और यहाँ से व्यापार होता है। जहाज़ों में जो भी सामान आएगा वो लोड होगा, अनलोड होगा, ठीक है, मतलब सामान भरा जाएगा, सामान उतारा जाएगा, और वहाँ से व्यापार होगा, वो होता है बंदरगाह। तो ये बंदरगाह नगर था उल्लाल नाम का। ये रानी अब्बका प्रथम के नेतृत्व में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यह आपको रानी अब्बका प्रथम देखने को मिलेंगी। तो इनकी जो है वो याद में भारतीय सरकार ने एक टिकट जो है वो जारी किया था 2023 में। ठीक है, अब ये उल्लाल कहाँ पे है इसको देखो, तो दक्षिण कर्नाटक की बात हो रही है। ये कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक का दक्षिण वाला पार्ट, मतलब लगभग ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहीं पर ही कर्नाटक स्टेट ये दिखेगा आपको इस तरीके से। यहाँ पे इसकी बाउंड्री बनी हुई है, थोड़ी बहुत दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो दक्षिण कर्नाटक ये वाला हिस्सा हो गया, और इसी में ही ये उल्लाल लोकेटेड है समुद्र के किनारे।
ठीक है। तो इसी उल्लाल पर शासन करती थी ये रानी अब्बका प्रथम। क्लियर हुआ। तो ये उल्लाल एक व्यापारिक केंद्र था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध क्या है अब, जो बाद वाला दूसरा हिस्सा है। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है पूर्वार्ध और एक होता है उत्तरार्ध। ठीक है। पूर्वार्ध का क्या मतलब है? पूर्वार्ध का मतलब है पहला आधा हिस्सा। पूर्व है ना, यहाँ पे पूर्व शब्द आया है, तो मतलब पहला आधा हिस्सा। अब ये जो 16वीं शताब्दी है, इसका क्या मतलब है? 1500 से लेकर 1600 का समय हो गया। तो इसका पहला आधा हिस्सा कौन सा हुआ? 1500 से लेकर 1550 का समय हो गया। ठीक है, कहाँ गया ये रहा। तो 1500 से लेकर 1550 का जो समय है वो पहला आधा हिस्सा हो गया इस शताब्दी का, और जो दूसरा बाद वाला आधा हिस्सा होगा वो 1550 से 1600 का समय होगा, वो हो गया उत्तरार्ध। ठीक है। तो उत्तरार्ध का क्या मतलब होता है, वहीं पे इसी के ऊपर लिख लेना, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे लिख लेना कि दूसरा आधा हिस्सा या बाद वाला आधा हिस्सा। ठीक है। तो 1550 से 1600 के बीच में क्या हो रहा था? पुर्तगालियों ने बारंबार, यानी कि बार बार उल्लाल जो नगर है वहाँ पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन इन रानी अब्बका देवी ने पड़ोसी राज्यों के साथ में रणनीतिक गठबंधन जो है वो बनाए इन्होंने। रणनीतिक गठबंधन क्या है अब? तो रणनीतिक का मतलब होता है सोच समझकर जो प्लान बनाया जाता है या कोई चाल चली जाती है सोच समझकर। ठीक है। और गठबंधन मतलब कि दो या दो से ज़्यादा राज्यों या देशों के साथ में किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, जैसे कि यहाँ पे पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ना है तो उसके लिए मिलकर एक साथ में काम करना। ठीक है, एक ग्रुप बना लेना। जैसे दक्कन सल्तनतें हमने पढ़ी थी तो उन्होंने एक गठबंधन बना लिया था और विजयनगर एम्पायर को हराया था 1565 में तालीकोटा के युद्ध में, है ना। उसी तरीके से इन्होंने रणनीतिक गठबंधन बनाया, यानी कि पुर्तगालियों को हराने के लिए सोच समझकर इन्होंने दूसरे राज्यों के साथ में मित्रता की समझौता किया, क्योंकि इन्हें पता था कि ये अकेले नहीं लड़ पाएंगी। ठीक है। तो इसी वजह से उनके प्रयासों को विफल कर दिया इन्होंने। जो पुर्तगाली उल्लाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें तो विफल कर दिया, लेकिन इनको बंदी बना लिया गया और कारागार में ये वीरगति को प्राप्त हुई। वीरगति मतलब अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए लड़ते हुए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे वीरगति बोलते हैं। ठीक है। तो इनकी तो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में बाकी सारे जो गठबंधन में राज्य थे वो लड़ते रहते हैं और फिर उनकी उत्तराधिकारी भी आती हैं जिनका नाम था रानी अब्बका द्वितीय। तो इनके विषय में ये कहा जाता है, अब्बका द्वितीय के विषय में, कि उन्होंने नारियल के खोलों से अग्नि गोले बनाए। नारियल आपने देखे होंगे, है ना, जो नारियल के ऊपर के खोल होते हैं सूखे वाले, उन पर आग लगाई और उनको फेंक दिया पुर्तगाली नौसेना पर। नौसेना जो बैठी हुई थी अपने शिप्स में, अपने पोतों में, तो उन शिप्स पर उन्होंने वो गोले फेंके और उनको अग्नि के सुपुर्द कर दिया, अग्नि के हवाले कर दिया। ठीक है। इन दोनों वीरांगनाओं की प्रेरणादायक गाथाएं जो हैं, अब्बका प्रथम और अब्बका द्वितीय की जो कहानियां हैं, वो आज भी कर्नाटक के पारंपरिक नृत्य नाटक क्या होता है? डांस के थ्रू नाटक परफॉर्म किया जाता है, डांस के थ्रू एक कहानी बताने की कोशिश की जाती है। तो इसका नाम था यक्षगान। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यक्षगान। यक्षगान क्या है? कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाटक। और इस यक्षगान के माध्यम से रानी अब्बका प्रथम और रानी अब्बका द्वितीय की जो कहानियां हैं वो बताई जाती हैं और उन्हें स्मरण किया जाता है। क्लियर हुआ? ये आपके सारे के सारे फैक्ट्स तैयार हो गए और रानी अब्बका की कहानी भी आपको पता चल गई कि इन्होंने पुर्तगालियों के अगेंस्ट में लड़ाई की थी। ठीक है। अब पुर्तगालियों के बाद अगले कौन आते हैं? हमारी ट्रिक कहाँ गई? वहाँ पे पप्पू ने, तो पप्पू तो हो गया, पप्पू तो पप्पू ही बना के चला गया, है ना। कितनी जो है वो लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं लोग। फिर डांस करेगा ये पप्पू, तो डांस में कौन आएगा? डांस में अब डच आएंगे। ठीक है। तो डच जो हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो डच वाणिज्य और प्रतिस्पर्धा। ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। ठीक है। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।